नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। आईटी इंडेक्स करीब 2.5% चढ़कर बंद। ऑटो पीएससी मेटल शेयरों में बिकवाली। डॉलर के मुकाबले रुपए नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। $1 का भाव ₹96.39 तक फिसला। महंगे कच्चे तेल और डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपए पर बढ़ा दबाव। पीएम मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से हुए सम्मानित। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में पीएम जोनास ने प्रोटोकॉल तोड़कर किया पीएम मोदी का स्वागत। नॉर्वे ने भी दिया सर्वोच्च सम्मान, ग्रैंड क्रॉस। यूरोप के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों और सीईओ से बोले पीएम मोदी, आने वाला दशक भारत का दशक होगा। भारत में निवेश करने का दिया न्योता। डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षा के लिए म्यूल अकाउंट पर नकेल। आरबीआई इनोवेशन हब ने तैयार किया नया सिस्टम। संदिग्ध खातों की साझा रजिस्ट्री बनाई जाएगी। संदिग्ध लेन देन तुरंत पकड़ी जाएगी। वीडी सतीसन ने ली केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ। एक दशक के बाद यूडीएफ की हुई वापसी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। अगले 6 से 7 दिन पड़ेगी चिलचिलाती गर्मी। 3 से 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। राजस्थान, दिल्ली, यूपी समेत 12 राज्यों के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी। एमपी, महाराष्ट्र में भी जल्द राहत के आसार नहीं। एक बार फिर से ईरान से युद्ध की आशंका गहराने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घड़ी की टिक टिक वाली पोस्ट करके खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि वॉर मोड ऑन हो चुका है। वहीं ट्रंप ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से भी सीक्रेट कॉल की है। और आइए अब इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, बताइए, फिर से ट्रंप किसी सीक्रेट प्लान पर लग गए हैं? ईरान को बड़े विनाश की धमकी दी है, क्या है अपडेट इस पर? देखिए, बड़े विनाश की धमकी भले ही दे रहे हो, लेकिन एक बात तय है कि जो सीज फायर था उस पर एक क्षेत्र में जो पिछले कुछ हफ्तों से शांति थी, वो शांति अब बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रुथ सोशल पे उनके पोस्ट उनको देखा जाए तो 24 घंटे पहले उन्होंने कहा कि समय बहुत कम है। अगर ईरान ने उनके प्रस्ताव को नहीं माना तो महाविनाश उसको झेलना पड़ेगा, फिर उनके लिए कोई समय नहीं बचेगा। उसके बाद आज सुबह सुबह आपने देखा होगा कि ईरान का नक्शा वहाँ उन्होंने डाला अपने ट्रुथ सोशल पर। उस नक्शे पे यूएस का झंडा लगाया। अपने आप में एक सांकेतिक है कि किसी बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। और इस वजह से वहां पे अलग अलग तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि जो सीज फायर था उसको बहुत जल्द खत्म करेंगे ट्रंप, और वहां पे एक बड़ा हमला ईरान पर कर सकते हैं। ये हमला पहले से ज्यादा घातक हो सकता है, और इसमें इजरायल की मदद कैसे ली जाए, इजरायल के साथ कैसे तालमेल बैठाया जाए, इसके लिए इजरायल के प्रधानमंत्री से डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत भी हुई है। तो एक आशंका यह है कि आने वाले कुछ एक घंटे में हो सकता है कि ईरान पर फिर से बड़े पैमाने पर बमबारी की जाए। लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से यह कहना है कि पाकिस्तान के रास्ते अभी भी हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है। तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, या तो ईरान पर बड़े हमले करके ईरान को घुटने टेकने को मजबूर करना चाहते हैं ट्रंप, या फिर ईरान ऐसे ट्रुथ सोशल पर ऐसे बयान दे करके ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं कि उनके हिसाब से नेगोशिएशन करे, उनके हिसाब से समझौता करे। क्योंकि ईरान चाहता है कि अमेरिका उनको मुआवजा दे, जिसके लिए कतई अमेरिका तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि आपके पास जो भी एनरिच्ड यूरेनियम है उसको आप दूसरे देश में ट्रांसफर करिए, उसके लिए ईरान तैयार नहीं है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसको लेकर काफी ज्यादा मतभेद बना हुआ है। तो ये महज दबाव बनाने की रणनीति है या फिर कोई बड़ा हमला करने की तैयारी? अगले कुछ घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों और सीईओ से भारत में बड़े निवेश का आह्वान किया है। ये बात उन्होंने यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री यानी ERT में कही। इस अहम बैठक में यूरोप की दिग्गज कंपनियों के प्रमुख मौजूद रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि आने वाला दशक भारत का दशक होने जा रहा है। भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया हूं। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में भारत आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए अब समय है कि हम इंटेंट से इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़े।
लक्ष्मण जी बने हैं हमारे साथ, तो इस खबर पर और विस्तार से बात करते हैं उनसे। लक्ष्मण जी, पीएम मोदी ने यूरोप से भारत में निवेश का बड़ा आह्वान किया है, किन बातों पर जोर दिया है उन्होंने? देखिए, जिन बातों पर जोर दिया उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी ने इंडस्ट्री को संबोधित किया है जो कभी कभार ऐसे मौके मिलते हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नेता के लिए। ये यूरोपियन यूनियन के, स्वीडन के उस क्षेत्र में थे जो पूरे यूरोपियन यूनियन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्पिरिट का हब माना जाता है, इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। और वहाँ पे पूरे इंडस्ट्री के दिग्गज जुटे हुए थे, यूरोप के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज जुटे हुए थे, टॉप कंपनियों के सीए जुटे हुए थे। और वहां पे प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब चर्चा करने का समय नहीं है, अब सिर्फ इरादा जताने का समय नहीं है, अब भारत में बढ़ करके निवेश करने का समय है। निवेश क्यों किया जाए और कैसे किया जाए, इसका पूरा रोड मैप प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा उस पूरे इंडस्ट्री के सीईओ के साथ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उन्होंने कहा कि 5 सेक्टर है जहां पे भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इसमें 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हेल्थ केयर, डिजिटल हेल्थ, इन सब में काफ़ी ज़्यादा साझेदारी की संभावना है और साझेदारी का वहाँ पे आह्वान किया प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने यूरोपियन कंपनियों से कहा कि आपको एक बड़ा बोल्ड कमिटमेंट करने की ज़रूरत है और हर साल इंडिया यूरोप सीईओ राउंड टेबल बनाया जाएगा, रखा जाएगा। इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर दिया। हर सेक्टर के आधार पर जिन जिन सेक्टर में यूरोप के निवेशकों के लिए भारत में संभावनाएं हैं, हर सेक्टर के हिसाब से एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा और बड़े प्रोजेक्ट के लिए सरकार हर संभव यहाँ पे मदद करेगी। अब सवाल उठा कि यहाँ पे भारत में ही क्यों निवेश किया जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में ठोस दलील दिए। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में भारत सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म के मोर्चे पर बड़े बड़े कदम उठाए हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कदम उठाया, जीएसटी रिफॉर्म का कदम उठाया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी स्कीम लागू किए, एफडीआई के मोर्चे पर बड़ा रिफॉर्म किया गया। यानी यहाँ पे बहुत तेजी से रिफॉर्म किया जा रहा है, आर्थिक सुधार की अपार संभावनाएं हैं। इस वजह से यूरोपीय के निवेशकों के लिए एक बेहतर मौका है और मौका अभी है और इस वक्त है, इसलिए यही समय है, सबसे सही समय निवेश करने के लेकर के। और प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद लगता है कि आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन के कई डेलीगेशन का दौरा भारत आएगा और वहां से निवेश बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। इससे पहले राजधानी ओस्लो में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। नॉर्वे के पीएम जोनास गेहर स्टोरे खुद प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंचे। पिछले 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे का ये पहला ऐतिहासिक द्विपक्षीय दौरा है। अपनी इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। ओस्लो में भारतीय समुदाय ने भी परंपरागत तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया। 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में पीएम मोदी को स्वीडन ने सर्वोच्च सम्मान दिया है। रविवार को स्वीडन ने पीएम मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलार स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। इस सम्मान के साथ ही पीएम मोदी को अब तक कुल 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। तो ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। ऐसे में क्या फिर से ईरान युद्ध का खतरा मंडराने लगा है? आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। महाविनाश की धमकी, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल पेमेंट फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई एक नए सिस्टम पर काम कर रही है, जिसमें हर डिजिटल ट्रांजैक्शन को एक रिस्क स्कोर मिलेगा। कंज्यूमर रियल टाइम में यह पता कर पाएंगे कि उनका ट्रांजैक्शन कितना सुरक्षित है। ऐसे खातों की एक साझा रजिस्ट्री बनाई जाएगी जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी करते हैं। क्या है पूरी खबर, बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी, किसी भी तरह के साइबर क्राइम या डिजिटल फ्रॉड में अक्सर जो साइबर अपराधी होते हैं वो विक्टिम्स को एक खास तरह के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं, आम भाषा में जिसे म्यूल अकाउंट कहा जाता है। लेकिन जल्द ही आरबीआई एक ऐसा सिस्टम पे काम कर रही है जिससे कि इस तरह के म्यूल अकाउंट्स की पहचान हो पाएगी और जब कोई भी व्यक्ति डिजिटल ट्रांजेक्शन करता है तो उसे एक रिस्क स्कोर उस ट्रांजेक्शन के बदले असाइन होगा, जिससे वो जान सके कि वो जहाँ ये ट्रांजेक्शन करने जा रहा है वो अकाउंट कितना
सुरक्षित है या नहीं है। जो म्यूल अकाउंट्स हैं उनकी एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी जिसे साझा किया जाएगा अलग अलग बैंकों के ज़रिए, और इसके लिए 6 बैंक पहले ही सहमत हो चुके हैं कि जो बैंक हैं उनको भी इससे जोड़ा जाएगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, उनकी एक साझा रजिस्ट्री बनाई जाएगी। इसमें जो RBI का इनोवेशन हब है वो पहले ही एक म्यूल हंटर AI नाम से एक जो सिस्टम है वो डेवलप कर रहा है। साथ ही इंडियन डिजिटल बैंक पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म इस पूरे जो सिस्टम है उसे ऑपरेट करेगा, और इससे पता चलेगा कि कितने म्यूल अकाउंट्स हैं, कहाँ हैं, और इसकी एक रजिस्ट्री जब सभी बैंकों के पास होगी तो उसी नाम से अगर कोई नया अकाउंट खोलने की कोशिश करता है तो उस पर लगाम लगाने की भी जो है उसमें मदद मिलेगी। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। बाजार में आज निचले स्तरों से जोरदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी संभलकर हरे निशान में बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही है। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, देखिए अगर हम सुबह से बात करें तो बाजार के अंदर एक ब्लड बाथ जो है वो हमें देखने को मिला, लेकिन एंड तक आते आते 3 बजे के बाद स्पेसिफिकली बात करें तो बाजार में लोअर लेवल से एक जो स्पाइक है वो आता हुआ दिखाई दिया, यानी कि हम मान सकते हैं कि हल्की फुल्की रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई दिखाई दी है। निफ्टी फाइनली जाके फ्लैट क्लोजिंग दिखा के इन ग्रीन बंद हुआ है, लेकिन रेस्ट ऑफ द अगर आप बात करें मिड कैप की, स्मॉल कैप की, बैंकिंग शेयर्स की, यहाँ पे प्रेशर आखिरी में भी हमें बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो आज मेटल में देखिए काफी भारी गिरावट जो है हमें देखने को मिली है। एक तो क्रूड का जो दाम है वो काफी बढ़ता जा रहा है, साथ ही रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद स्ट्रीट जो है खुश नहीं हुआ, और वो नतीजा भी है कि मेटल पैक में हमें आज कमजोरी देखने को मिली है। IT में हालांकि हमें एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है। इंडिया विक्स में भारी आज तेजी देखने को मिली थी, एक टाइम पे 20 तक भी जाता हुआ दिखाई दिया था। रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स की आप बात करें तो हर जगह गिरावट का सिलसिला आज के सत्र में देखा गया। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का देखने को मिला। निफ्टी में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, भारती एयरटेल और सन फार्मास्यूटिकल जो है आज हल्की फुल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट में आप देखिए टाटा स्टील नंबर्स आए, नंबर स्ट्रीट ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी है। पावर ग्रिड यहाँ पे नंबर्स आए, नंबर्स पसंद नहीं आए स्ट्रीट को। SBI और साथ में NTPC में भारी दबाव देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस की, क्रूड 111 के पार जाता हुआ दिखाई दिया, और वो कंसर्न्स जो हैं अब वो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से पेट्रोल में हमने हाइक देखा प्राइस में, डीजल में हाइक, LPG सिलेंडर में हाइक, सारे के सारे रीजंस हैं कि सारा जो पैक है यहाँ पे हमें कमजोरी जो है देखने को मिल रही है। यही नहीं बल्कि मेटल में आज भारी गिरावट रही है। टाटा स्टील के तो नंबर ही आए थे, इसके अलावा सेल के नंबर आए थे, और भी मेटल में आज काफी बस था न्यूज का भी, और साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है उसका भी, जिस वजह से आज भारी मात्रा में यहाँ पे भी हमें जो गिरावट है वो देखने को मिली है। ऑल इन ऑल अगर हम बोले तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन काफी ज्यादा दबाव में रहा है। वहीं पश्चिम एशिया बढ़ते तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी के बाद फिर से बाजार में हलचल मच गई है। एक तरफ क्रूड में तेजी बढ़ती जा रही है, एक दिन में क्रूड में 2% से ज्यादा की तेजी रही, तो दूसरी ओर रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 96 रुपये 39 पैसे तक फिसल गया। क्रूड से लेकर रुपए तक मची इस हलचल के पीछे आखिर क्या वजह है और कब तक जारी रह सकती है उथल पुथल, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। एक और दिन जहां पर हमने और नया रिकॉर्ड लो रुपए में यहां पर बनता हुआ देखा है। 9630 के स्तर हमने आज यहां पर बाजार में निकलते हुए देखे। आज का ये चौथा ऐसा लगातार दिन था जब हमने रुपए में रिकॉर्ड लोज यहां पर बनते हुए देखे हैं। अगर आप वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से अब तक का रुपए का साथ देखें तो करीबन 5.5% की गिरावट हमने यहां पर बाजार में आते हुए देखी है। पिछले एक साल में करीबन 13.5% की गिरावट अब रुपया यहां पर दर्ज कर चुका है, और बाजार को लगता है कि अगर कच्चे तेल में इसी तरह बढ़त आती रही तो रुपए में कुछ और फिसलाव यहां पर बनता हुआ देखेंगे। कच्चे तेल की अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते 8% की तेजी थी, और आज करीबन हमने $111 प्रति बैरल के लेवल्स आते हुए देखे हैं। चाहे बात US ईरान की हो, रशिया यूक्रेन की हो, या फिर US चाइना की हो, जहां से बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स निकल के नहीं आए हैं, तो बाजार को लगता है कि कच्चा तेल आने वाले समय में और भी यहां पर ऊपर जा सकता है। $115-118 प्रति बैरल की बात अब कच्चे तेल के लिए की जाने लगी है, और साथ ही साथ जहां तक रुपए की बात है, मार्केट्स को लगता है कि 97 का स्तर यहां पर अब बहुत दूर नहीं। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। उत्तर भारत में अगले 6 से 7 दिन गर्मी पसीने छुड़ाने वाली है।
मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों के लिए गर्मी के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया है। कैसा रहेगा मौसम, इस पर मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव से हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने बात की। उत्तर भारत में गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव। सर, सबसे पहले बताइए कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी है? देखिए, अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम भारत के बारे में तो मुख्य रूप से हीट वेव को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ जो उसके बगल में जो विदर्भा का क्षेत्र है, जहां पर आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है। हालांकि अगले एक सप्ताह के दौरान इस पूरे क्षेत्र में अलग स्थानों पर हीट वेव कंडीशन जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जो है सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। आज के दिन वार्म नाइट कंडीशन भी जो हमारा पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, वहां पर एक्सपेक्टेड है। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी एक्सपेक्टेड है। तो मुख्य रूप से देखें तो अगले 6 से 7 दिनों के दौरान जो उत्तर पश्चिम भारत के प्लेन एरियाज हैं, सेंट्रल इंडिया के क्षेत्र है, यहाँ पर हीट वेव कंडीशन जो है जारी रह सकती है। तो सर, 6 से 7 दिन आगे हीट वेव जारी रह सकती है। दूसरा कि दिल्ली की अगर मैं बात करूं, कहा जा रहा है कि तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा। जी देखिए, अभी हमारा अनुमान यही है कि कल भी जो तापमान थे दिल्ली के वो 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो है रिकॉर्ड किए गए थे। अनुमान यही है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान टेम्परेचर जो है वो 42 से 44 और 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रह सकता है, जिसको देखते हुए आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशन दिल्ली में भी देखने को मिल सकती है अगले 3 दिनों के दौरान। सबसे मानसून भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो कब तक हिट करेगा केरला? देखिए, केरला में जैसा कि हमने पहले भी स्टेटमेंट दिया हुआ था, 26 मई के आसपास जो एक्सपेक्टेड है, इसमें मॉडल जो एरर है वो +- 4 डेज का है। तो उसी का अभी हमारा एक्सपेक्टेशन सेम ही है अभी। अब आपको बता दें, भारत की बुलेट ट्रेन की पहली झलक सामने आ गई है। जी हां, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में 8 कोच होंगे और इसे यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। कैसी होगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, बता रही है दीपाली नंदा। देश में बुलेट ट्रेन का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कितनी तेजी से इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं कि आखिर देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन का लुक एंड डिजाइन कैसा होगा। आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप CNBC आवाज पर देख रहे हैं कि किस तरह से देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन जो कि बुलेट ट्रेन है वो कैसे दिखेगी। ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से मॉडर्न और एरोडायनामिक डिजाइन है। ट्रेन की स्पीड की बात करें तो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ेगी, यानी कि जो आपका पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस रहने वाला है वो फास्ट, स्मूथ और साथ ही साथ आपको एयरक्राफ्ट जैसा एक्सपीरियंस देने वाला है। हालांकि आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं, ये अभी प्रस्तावित डिजाइन है। हो सकता है इसमें आगे चलकर कुछ बदलाव भी किए जाए, लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं ये शिनकानसेन टेक्नोलॉजी पर आधारित बुलेट ट्रेन है और इसका डिजाइन इस वक्त आपके पास है। और कब चलेगी, तो हम जिस तरह से पहले भी ये जानकारी दे चुके हैं कि जो पहला फेज है 100 किलोमीटर का, उसकी शुरुआत अगले साल अगस्त तक की जाएगी। और अब तक सभी कहा जाए कि देश जानना चाह रहा था कि आखिर बुलेट ट्रेन दिखेगी कैसे, तो आप देख सकते हैं ये है सीधी तस्वीर। दीपाली नंदा, दिल्ली। वेस्ट एशिया में तनाव और एनर्जी क्राइसिस के बीच पीएम मोदी ने ईंधन बचाने की अपील की थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और हर सोमवार को मेट्रो डे रखने का फैसला किया है। सरकार ने आम आदमी को अपनी प्राइवेट गाड़ी छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने को कहा है। दिल्ली में आज पहला मेट्रो मंडे है और मेट्रो मंडे के तहत दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज मेट्रो से ऑफिस पहुंची। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो की तरफ से सोमवार और बाकी के दिन जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त मेट्रो चलाई जा रही है। वही वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों, सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के चेयरमैन, MD, CEO को खर्च में बचत करने के निर्देश जारी किए हैं। जब तक बेहद जरूरी ना हो, सारी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करें। विदेशी दौरे पर जाने से परहेज करने के भी निर्देश जारी किए हैं और मौजूदा पेट्रोल डीजल गाड़ियों को EV में तब्दील किया जाए। गुजरात अब टेक्नोलॉजी और निवेश का बड़ा हब बनता जा रहा है। इसी दिशा में गणेश हाउसिंग लिमिटेड ने राज्य का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC और टेक IT सेज तैयार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने गणेश हाउसिंग लिमिटेड के MD और क्रेडाई नेशनल प्रेसिडेंट शेखर पटेल से खास बातचीत की। शेखर भाई, बताइए कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इस पर हमने प्राइमरीली कितना निवेश किया है और अगर हम फेज वाइज देखें तो कितना होगा? ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम है मिलियन माइंड
टेक सिटी, MMTC हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। 65 एकड़ लैंड में ये प्रोजेक्ट है। टोटल जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है वो 18 मिलियन स्क्वायर फीट का है। तो उसका जो मास्टर प्लानिंग हमने किया है, आउट ऑफ दैट 18 मिलियन स्क्वायर फीट 10 मिलियन स्क्वायर फीट कमर्शियल स्पेस होगा, 6 मिलियन स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल स्पेस होगा और तकरीबन 2 बिलियन स्क्वायर फीट में हम मॉल, होटल और सर्विस अपार्टमेंट करेंगे। तो ओवरऑल 18 मिलियन स्क्वायर फीट जो है उसका डेवलपमेंट का कॉस्ट इंक्लूडिंग द लैंड कॉस्ट जो आज के दिन के है वो 15,000 करोड़ के आसपास होगा। तो आज के लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को मिला देते हैं तो ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट आज के दिन में 1100 करोड़ रुपए का है। अगर हम रेवेन्यू मॉडल देखें तो इस सेज से कंपनी को किस तरह का रेवेन्यू आएगा? लीजिंग है तो एवरी ईयर जब खत्म हो जाएगा पूरा सातों सात प्रोजेक्ट, सातों सात फेज, तो ये जो फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज में हम अभी एवरेज हमारा लीजिंग रेवेन्यू मंथली वी आर एस्टिमेटिंग 7 करोड़ के आसपास मंथली रेवेन्यू होगा। तो 12 महीने का आप लगा लो तो 8.5 करोड़ के 85 करोड़ के आसपास ईयरली रेवेन्यू होगा। कितना रोजगार है वो जनरेट होगा? ये जो फर्स्ट फेज है उसमें 9,000 लोगों को रोजगारी मिलेंगी और हाई पेइंग जॉब मिलेगा। तो जब हायर पे होता है तो उनका स्पेंडिंग भी हायर होता है। तो यहाँ पर उसकी वजह से रेसिडेंशियल में भी डिमांड आएगी, बाकी सब चीजों में भी डिमांड आएगी। तो ये एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने आज एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि सड़क कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़क लोगों के चलने के लिए होती है, किसी को आवागमन बाधित करने का अधिकार नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। तो आज कांग्रेस नेता वीडी सतीसन ने तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ ही एक दशक बाद कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ सरकार केरल की सत्ता में वापस आ गई है। केरल के राज्यपाल आरवी आर्लेकर ने सतीसन समेत 21 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वीडी सतीसन के नेतृत्व वाली 21 सदस्यीय कैबिनेट में 14 नए चेहरों को मौका मिला है। आपको बता दें, कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।